आज हम सीखने वाले हैं पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसका एम है, फटाफट से आप नोट करें, फिर हम चलते हैं लैब में। एम है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल। दो सेल आपको मिलेंगे, एक लैक्लांस एक डैनियल हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। यूजिंग द पोटेंशियोमीटर अपरेटस क्या क्या है देखिए। एक तो आपका दो ईएमएफ जिनका निकालना है वो दो सेल आपको चाहिए, पोटेंशियोमीटर आपको चाहिए, और जो भी कनेक्शन आपको लगाने हैं उसके लिए कनेक्टिंग वायर आपको चाहिए। तो पोटेंशियोमीटर, बैटरी एलिमिनेटर, दो सेल जिनका हुज ईएमएफ हैव टू बी कंपेयर्ड, एंड अ रियोस्टेट, रेजिस्टेंस बॉक्स, स्लाइडर जॉकी, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वन वे की, टू वे की, एक एक चाहिए दोनों, वन वे की, टू वे की, कनेक्टिंग वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा में आपका पेन पेपर पेंसिल, ये सब जो आप पेन पेपर वर्क करेंगे उसके लिए। फॉर्मूला देखिए क्या क्या इसमें यूज होने वाला है। फॉर्मूला जैसा कि हम पोटेंशियोमीटर में हमने देखा, रेशियो ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 E2, ये E1 E2 है, ईएमएफ है दोनों सेल्स के। द रेशियो ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 E2 इज गिवन बाय E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2, वेयर L1 and L2 are the balancing lengths of the potentiometer wire for both the cells individually. So mentioned here, L1 balancing length for potentiometer wire of primary cell of EMF E1, इसी तरह L2 है E2 के लिए। तो इतना आपको नोट करना है। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, फिर रिजल्ट क्या आने वाला है, और फिर सम प्रिकॉशंस। तो फॉर्मूला के बाद है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल है ये, फटाफट से बना लेंगे, कुछ नहीं है इसमें, 4 कॉलम है। सीरियल नंबर, कितनी बार आपको एक्सपेरिमेंट करना है, 1 2 3 बार, कोई ग्राफ नहीं है इसमें। जिस एक्सपेरिमेंट में ग्राफ ना हो, कम से कम 3 बार उसको आप परफॉर्म कीजिए, और जो भी वैल्यू आपकी फाइनल आए उनका एवरेज ले लीजिए, वो एवरेज आपकी सबसे बेस्ट वैल्यूज होगी, और उस कैलकुलेशन को आपको ब्लैंक पेज पर दिखाना है। बैलेंसिंग लेंथ फॉर फर्स्ट प्राइमरी सेल ऑफ ईएमएफ E1 L1 में होगी, जिस सेंटीमीटर्स में आने वाली है। इसी तरह बैलेंसिंग लेंथ फॉर प्राइमरी सेल सेकंड प्राइमरी सेल ऑफ ईएमएफ E2, और उसके बाद फाइनल फार्मूला आपका E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L1, जो कि आप जानते हैं। और उसके बाद जो रिजल्ट आपका आने वाला है कि द रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल इज E1 by E2, E1 by E2 इज इक्वल टू डैश लगा दिया है यहाँ पर। जो L1 के साथ में कोरस्पॉन्डिंग L2 आएगा, फिर उसके भी यहाँ पर E1 by E2 की एक वैल्यू आएगी, फिर दूसरी वैल्यू आएगी, फिर थर्ड वैल्यू आएगी। तीनों में से आप तीनों का एवरेज ले लेंगे, तीनों का ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 4 वैल्यूज ले रहे हैं तो 4 का एवरेज निकालेंगे, चारों को सम करके 4 से डिवाइड करेंगे। तो उस तरह से आपकी जो एवरेज में जो वैल्यू आएगी वो होगा आपका एवरेज E1 by E2, वो आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी वैल्यू होगी। रिजल्ट आने के बाद कैलकुलेशन करके प्रिकॉशंस लिखना मैंडेटरी है। 3-4 प्रिकॉशंस आपको देनी होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ कॉमन प्रिकॉशंस होती हैं, जैसे ऑल द कनेक्शन शुड बी नीट एंड टाइट। हर जगह कनेक्शन तो आपको लगानी पड़ेंगे, तभी सर्किट बनेगा, तभी आपका एक्सपेरिमेंट होगा। और उसके बाद जैसे यहाँ पर EMF ऑफ बैटरी है, एलिमिनेटर का जो EMF रहता है, दैट शुड बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल बोथ सेल्स EMF। ये जो दोनों सेल आपने लगाए हुए हैं, इन दोनों के इंडिविजुअल EMF से ज़्यादा रखना है। कैसे होगा? 2 वोल्ट से ज़्यादा रखना है आपको, क्योंकि ये दोनों लैक्लांस से डैनियल सेल 2 वोल्ट से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। 2 वोल्ट का ये आउटपुट ये देते हैं। डैनियल सेल तो 1.7 1.8 तक देता है, और जो लैक्लांस से सेल है वो मैक्स टू मैक्स आपको 2 वोल्ट तक दे सकता है। आयोनाइजेशन पर बेस्ड होते हैं ये, लैब में देखेंगे कैसे काम करते हैं। थर्ड है द जॉकी शुड बी जेंटली मूव्ड। वायर के ऊपर आराम से होल्ड योर जॉकी लाइक अ पेन, और आराम से स्लाइड कराना है, टक टक मारना नहीं है। जब लैब में आप जाएंगे तब देखेंगे, वहाँ पर भी बात करेंगे। तो जॉकी शुड बी जेंटली मूव, शुड नॉट बी प्रेस्ड ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर। प्रेस मतलब आपको टक टक ऐसा मारना नहीं। जैसे ही आप उस पर जोर से ऐसा करेंगे तो उस जगह से वायर में डेंट थोड़ा दब जाएगा वायर। अगर दबेगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वहाँ से छोटा हो जाएगा, और उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी वहाँ से हाई हो जाएगी। तो यूनिफॉर्मिटी हमें वायर के साथ रखनी है। यूनिफॉर्म वायर ए से लेके बी तक होना चाहिए। ये स्नेक वाइज वायर लगा हुआ है, देखिए ये स्ट्रिप्स लगी हुई हैं एल्यूमिनियम या स्टील की, और 5 वायर यहाँ पे लगे हैं। उसके बाद कनेक्टिंग वायर से ये बैटरी एलिमिनेटर लगा है। बैटरी एलिमिनेटर से कितनी करंट आउट आप करवा रहे हैं रियोस्टेट की हेल्प से। ये रियोस्टेट है, ये एमीटर है। उसके बाद ये वन वे की है। वन वे की यहाँ पर देखिए सेकेंड हैंड से कनेक्टेड है। जो पोटेंशियोमीटर का ये वायर है कॉन्स्टेंटन का बना हुआ है, एलॉय का, येलो वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्राइमरी सर्किट है आपका, मेन सर्किट। उसके बाद ए पॉइंट से ये कनेक्टिंग वायर लेना है, और उसके साथ में एक EMF मतलब आपका लैक्लांस सेल ऐड करना है। लैक्लांस सेल का पॉजिटिव भी ए पॉइंट पर कनेक्टेड है, और दूसरा जो डैनियल सेल जो भी आपने लिया है, डैनियल के अलावा भी और मिल सकते हैं आपको, ड्राई सेल और कोई केमिकल सेल मिल जाते हैं, तो उसका भी पॉजिटिव देखिए ए से कनेक्टेड है। दोनों सेल जिनका EMF आपको कंपेयर करना है, उनके निगेटिव
ये 2 वे की है, पूरा सेटअप मिला के येलो वाला ये 2 वे की है। एक बार जब आप की इन करेंगे तो ये वाला पोर्शन इन हो जाएगा, इस की को यहाँ से बाहर निकालेंगे, यहाँ लगाएंगे तो ये वाला सेल इन हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा। एक साथ चाहें तो दोनों को भी आप 2 की लगा के इन कर सकते हैं। ये काम हमें यहाँ पे नहीं करना, एक एक करके यहाँ पर हमें काम करना है। उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ 2 वे की से गैल्वेनोमीटर लगाना है। गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जा रही है उस कंट्रोल, कई बार वो करंट हाई हो जाती है क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है टू चेक द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज। अब ज़्यादा चार्ज आ जाता है तो उसको थोड़ा सा मेजर भी कर लेता है, इसलिए इसको मिली एमीटर भी बोल दिया जाता है। मिली से माइक्रो इसका जो रहता है फिगर ऑफ मेरिट रहता है, उतनी छोटी करंट को मेजर कर पाता है। फिलहाल उससे बचने के लिए कि इसमें हीटिंग इफेक्ट ना हो, परमानेंटली डिफॉर्मेशन ना हो, गैल्वेनोमीटर के आगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लेते हैं। उस रेजिस्टेंस बॉक्स का आपके एक्सपेरिमेंट में काउंटिंग में कहीं कोई रोल नहीं है, सिर्फ यहाँ से रेजिस्टेंस एक आउट करके हाई रेजिस्टेंस निकालते हैं। गैल्वेनोमीटर से होके जाने वाली करंट को ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड वे में गैल्वेनोमीटर में जाने देता है, यानी गैल्वेनोमीटर की लाइफ को बढ़ाता है। उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स से ये जॉकी लगी हुई है, इस जॉकी को पूरे वायर में आप कहीं भी स्लाइड करा सकते हैं। ये आपको डायग्राम बना लेना है। और एक फाइनल, द वैल्यू ऑफ करंट शुड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग ईच सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक सेट आपने बनाया, यहाँ से वोल्टेज आपने आउट की, उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग एमीटर में करंट आ गई, उसी करंट पे आपको दोनों सेल एक एक बार इन करके L1 L2 ढूंढना है जो टेबल आपने बनाई है। फिर उसके बाद रियोस्टेट की हेल्प से करंट को चेंज कर देना है मीटर में। फिर दूसरा सेट L1 L2 का ढूंढना है, फिर करंट को तीसरी बार चेंज करना है, और उसी करंट के ऊपर आपको बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1 एंड बैलेंसिंग लेंथ फॉर E2 दोनों के लिए चेक करनी है। L1 L2 वहाँ भी चेक करना है। इतना काम आपको करना है। ओके, चलिए चलते हैं लैब में। देखिए ये होता है पूरा पोटेंशियोमीटर, कितना सारा सेटअप है। देखिए ये जो लकड़ी का आपको नज़र आ रहा है वुडन, ये पोटेंशियोमीटर है। सबसे पहले इस पोटेंशियोमीटर को देखते हैं इसमें क्या क्या लगा हुआ है। इसमें देखिए जैसे मीटर ब्रिज में वायर आपने देखा है, 1 मीटर का वायर एलॉय का बना होता है जो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का होता है, वैसे ही यहाँ पर ये देखिए एक एंड से ये पोटेंशियोमीटर का एक एंड है, ये दूसरा एंड है पोटेंशियोमीटर का। इस पोटेंशियोमीटर में लकड़ी का जो पूरा सेक्शन दिखाई दे रहा है ये पूरा पोटेंशियोमीटर है। इसमें ऐसे ऐसे देखिए कितने वायर लगे हैं, 1 2 3 4 वायर लगे हैं, चारों 100 सेंटीमीटर के हैं। स्केल लगा है आगे पीछे से 1 से लेकर 100 तक, और फिर रिवर्स होके भी स्केल लिखा हुआ है। अभी बात करेंगे ऐसा क्यों है। और ये जो वायर है ये स्नेक वाइज कनेक्टेड है, आप देख लीजिए। वायर का फर्स्ट एंड यहाँ पे है, और ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम या स्टील की होती है, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। यहाँ पर ये स्क्रू लगा है, उससे फिक्स है ये वायर यहाँ जा रहा है। और देखिए दूसरे एंड पर आ गया ये, फिर यहाँ से स्नेक वाइज घूम गया, फिर वापस आ गया यहाँ से, और इस तरह से ये दूसरी तरफ आ जाएगा, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है। तो 4 वायर है, 400 सेंटीमीटर यानी कि 4 मीटर लेंथ का ये वायर। जितना ज़्यादा लेंथ पोटेंशियोमीटर की होती है वायर की, उतना ज़्यादा हाईली सेंसिटिव ये पोटेंशियोमीटर होता है। सेंसिटिव मतलब उतनी कम से कम वोल्टेज को मेज़र कर सकता है। यहाँ पर हम करने वाले हैं EMF बैलेंस करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर की, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है। अगर आपने अभी तक पोटेंशियोमीटर की वीडियो नहीं देखी है, ये पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है थ्योरी में, तो एक बार आप उस पोटेंशियोमीटर की वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, फिर इस एप्लीकेशन पर आप आ जाइए, और यहाँ पर आने के बाद आपका काम हो जाएगा बहुत आसान। तो ये है पोटेंशियोमीटर। ये रही जॉकी, देखिए स्लाइडर जॉकी, ये स्लाइडर जॉकी होती है। इसमें ये जो पकड़ने के लिए है ये थर्मोप्लास्टिक, वी होल्ड इट लाइक अ पेन की तरह हम पकड़ते हैं। और ये आगे मेटल का पीस दिखाई दे रहा है आपको, ये मेटल के पीस को हम यहाँ पर वायर के ऊपर टच कराते हैं, ऐसे टच करा के और स्लाइड कराते हैं, ऐसे वायर के ऊपर ये स्लाइड करता है, पूरे वायर पर स्लाइड कर सकता है, इसलिए इस जॉकी का नाम है स्लाइडर जॉकी। यहाँ देखिए ये मेटेलिक कनेक्शन है, और उसके आगे यहाँ पर मेटल का पीस है, और ये थर्मोप्लास्टिक जो हमारे हाथ में रहती है, वी होल्ड इट लाइक अ पेन की तरह हम इसे पकड़ते हैं और स्लाइड कराते हैं। ओके, अभी बात करेंगे इसके बारे में, और इसे मैं लगा देता हूँ। ये यहाँ पर सेक्शन दिया रहता है जिसमें ये अटक जाती है, फिट रहती है। ओके, ये स्क्रूज दिए हैं इसमें 2, जो भी और वायर हमें कनेक्ट करने हैं उनको यहाँ से लूज़ करेंगे और वायर को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्टिंग वायर जितने भी आपको वाइट वाले नज़र आ रहे हैं, ये वाइट क्लॉथ है वायर के ऊपर। वायर कॉपर का बना हुआ है,
कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, इसलिए कंडक्टिंग पर्पस के लिए जनरली इसी का यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम के वायर भी यूज़ होते हैं लेकिन कम यूज़ होते हैं। यहाँ सारे कनेक्टिंग वायर आपको लैब में मोस्टली कॉपर के मिलेंगे, कनेक्टिंग वायर्स। ओके, वायर और भी तरीके के होंगे, बात करेंगे। जैसे ये एक वायर है, ये एलॉय का बना हुआ है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का, कॉन्स्टेंटन का वायर है ये। ओके, और देखते हैं पार्ट्स इसमें और क्या क्या हैं। एक रियोस्टेट इसमें हम यूज़ करने वाले हैं जो बैटरी एलिमिनेटर से आने वाली करंट को कंट्रोल करेगा। बैटरी एलिमिनेटर में यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6 इवन नंबर्स में मैक्सिमम 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट की यहाँ से हम EMF ले सकते हैं, वोल्टेज ले सकते हैं, और मिनिमम 2 वोल्ट एक साथ ले सकते हैं। और अगर जितनी भी वोल्टेज आपने ली है 6 वोल्ट जैसे यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो जैसे हम यहाँ से ऑन करेंगे देखिए लाइट ग्लो कर रही है, 6 वोल्ट बैटरी एलिमिनेटर से बाहर आ जाएगा। उस 6 को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट रियोस्टेट की हेल्प से 1, 2, 1.5 जितने भी एम्पियर हमें फ़्लो करवाना है करंट मैक्सिमम और मिनिमम, वो हम ले सकते हैं। वोल्टेज को भी मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं, यानी 6 लिमिट हो गई। रियोस्टेट नहीं लगाएंगे तो इस की को लगाने की वजह से आप 6, 4, 2, 4, 8 यही कर पाओगे। 4.5 आपको चाहिए तो यहाँ से नहीं मिलेगा, इसलिए रियोस्टेट का यूज़ करते हैं जिससे कि वेरिएबल वोल्टेज हम ले सकें और उस वेरिएबल वोल्टेज की हेल्प से एमीटर में वेरिएबल करंट हमारे पास आ पाए। और देखते हैं इसमें और क्या क्या लगा है। बैटरी एलिमिनेटर मेन ड्राइवर सेल होता है, पूरे जो एक्सपेरिमेंट है उसको ड्राइव करने की जिम्मेदारी इसी की है। ओके, एक एमीटर हमने लगाया है, बैटरी एलिमिनेटर से कितनी करंट आउट हो रही है वो यहाँ पर करंट शो करेगा, बैटरी एलिमिनेटर की करंट को ये दिखाएगा। एक 1 वे की है, ये 1 वे की है, ब्रास मेटल की बनी हुई ये कीज़ होती हैं। ओके, ये 1 वे की हो गई हमारी। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक लेग्रांजे सेल लगा हुआ है, इसको बोलते हैं लेग्रांजे सेल। और ये जो दिखाई दे रहा है ये है डैनियल सेल, इसे लेग्रांजे ने बनाया इसलिए लेग्रांजे सेल। और डैनियल ने जिसे बनाया, डैनियल वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, उनके नाम पर इस सेल का नाम है डैनियल सेल। ओके, और देखिए ये 2 वे की है, इस 2 वे की के मिड पॉइंट से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव एंड यहाँ कनेक्टेड है, नेगेटिव एंड एक रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस बॉक्स में भी आप बहुत सारी कीज़ देख रहे हैं, ये सब ब्रास मेटल की बनी है। रेजिस्टेंस बॉक्स में और अंदर क्या क्या होता है इसके लिए भी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको देखना चाहें देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे काम करता है, क्या काम करता है। जनरली करंट कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव एंड यहाँ से कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर में से होके जाने वाली करंट को ये रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा करंट आएगी यहाँ से हाई रेजिस्टेंस क्रिएट कर देंगे और वो करंट कंट्रोल्ड वे में गैल्वेनोमीटर में जा पाएगी। स्टार्टिंग में जो हमारे लेग्रांजे सेल होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं। ये लेग्रांजे सेल का सेटअप है, ये रहा पोरस स्पॉट, इसके अंदर कार्बन भरा हुआ रहता है और ये टर्मिनल दिया हुआ है, यहाँ से हम वायर कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जिंक की रॉड है जो हर सेल के अंदर ऑलमोस्ट कॉमन होती है, ये है जिंक रॉड। ये नेगेटिव एंड है हमेशा और ये पॉजिटिव एंड है। ये प्लास्टिक का पॉट है, इसमें हम डिस्टिल्ड वाटर भर लेते हैं यहाँ तक आधे से कम, और उस डिस्टिल्ड वाटर में अमोनियम क्लोराइड मिला देते हैं। ये है अमोनियम क्लोराइड, देखिए अमोनियम क्लोराइड ऐसा रहता है अंदर, डली वाले नमक जैसा दिखाई देता है। डिस्टिल्ड वाटर सॉल्यूबल होता है ये वेरी फास्टली, डिस्टिल्ड वाटर में से जैसे ही हम मिलाएंगे डालेंगे ये घुल जाता है। और फिर इस पोरस पॉट को इसके अंदर रख देते हैं और फिर जिंक रॉड को यहाँ रख देते हैं। कनेक्टिंग वायर से इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे जैसे दिखाई दे रहा है। यूज़ होते होते ये इतना गंदा सा दिखने लगता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा रहता है। इसी तरह डैनियल सेल को देखिए, डैनियल सेल में ये कॉपर का पॉट है, खाली है। स्टार्टिंग में इसमें इंसुलेटर भरा रहता है, कागज़ वगैरह भर के रखते हैं, कॉटन वगैरह इसमें डाल के देते हैं। ओके, इस कॉपर के जो पॉट है इसमें क्यूप्रिक सल्फेट, कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं इसमें और थोड़ा सा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट इसमें मिला देते हैं। ब्लू कलर का होता है, अलग ही दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, देख लीजिए। इसको 2 चम्मच यहाँ डालना है और इसमें भी आधे से कम डिस्टिल्ड वाटर मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है कॉपर के पॉट से कनेक्ट हो जाएगा। कॉपर के पॉट के साथ यहाँ एक टर्मिनल दिया हुआ है, ये पॉजिटिव एंड है। और यहाँ पर देखिए एक और पोरस पॉट है हमारे पास, ये खाली हॉलो पोरस पॉट है। इस हॉलो पोरस पॉट को हम इसके अंदर जब सॉल्यूशन डाल देंगे कॉपर सल्फेट का बना लेंगे, फिर इसको रखते हैं उसके अंदर और इसके अंदर एक और फिर सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं आधे से कम, और उसके बाद इस जिंक की रॉड को इसके अंदर डाल देते हैं।
कनेक्टिंग वायर से जहाँ कनेक्ट करना है वहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। जिंक की रॉड नेगेटिव एंड और ये वाला पॉजिटिव एंड की तरह बिहेव करता है। इतना काम ऐसा होता है। ये भी जब यूज़ करते जाते हैं तो इतना अजीब सा दिखाई देने लगता है। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट काफ़ी बाहर आ जाता है देखिए, और ड्राई होने के बाद ये ऐसा दिखाई देता है। डरने की बात नहीं है। जैसे ही आप प्रैक्टिकल अपना फिनिश कर लें उसके बाद आप जो है कम से कम 2 बार अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें, जिससे कि जो भी केमिकल आपके हाथ में आए हैं, कांटेक्ट में आए हैं, उनका असर थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि पता नहीं कौन सा केमिकल किस बॉडी को कैसे रिएक्ट करेगा। इसलिए ध्यान रखें, बिना हाथ धोए कुछ खाएं नहीं साथ साथ। ओके, ये 2 वे की है। गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, ये सारे कंपोनेंट हमने देख लिया। अब कनेक्शन देखते हैं कि क्या कनेक्शन है। जो हमारा एम है उसको देखते हैं। एम क्या है? हम कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन, फर्स्ट का है सेकंड का है, कोई एक एप्लीकेशन हम ले रहे हैं। इस एक एप्लीकेशन में एम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 गिवन प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। 2 सेल आपको मिलेंगे, ये रहे वो 2 सेल, लेक्लांसे एंड डैनियल। इन्हीं दोनों का ईएमएफ वोल्टेज हमें आपस में कंपेयर करना है। ओके, किसी भी एक सेल को हम फर्स्ट और दूसरे को सेकंड बोल सकते हैं। जैसे मैं लेक्लांसे को यहाँ बोलने वाला हूँ फर्स्ट सेल, और ये है मेरा सेकंड सेल। पहले मैं इसके लिए करूँगा जो भी मुझे काम करना है, फिर इसके लिए करूँगा। ओके, यानी कि ईएमएफ ऑफ लेक्लांसे का सिंबल हम देंगे E1 और इसके हम देंगे E2। ये इसकी टेबल है। इस टेबल में बैलेंसिंग लेंथ फॉर फर्स्ट प्राइमरी सेल यानी E1 लेक्लांसे सेल, और बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेकंड प्राइमरी सेल ऑफ ईएमएफ E2, और वो आएगी L2, वो जो बताएगी सेकंड सेल की बैलेंसिंग लेंथ को। फिर ये फार्मूला है आपका E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। जो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिलती जाएंगी किसी कांस्टेंट करंट पर, रियोस्टेट की हेल्प से हम अलग अलग कांस्टेंट करंट पे करेंगे, और उसके बाद रेशियो यहाँ पर ले लेंगे। अब 3 बार रेशियो हमारे पास आएगा। कौन सा रेशियो सबसे अच्छा है? तीनों ही सबसे अच्छे हैं, तीनों का हम एवरेज ले लेंगे, और वो एवरेज हमारा सबसे प्रिसाइज हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट होगा। एवरेज में सबसे अच्छा रिजल्ट हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आता है। जो भी हम एवरेज लेते हैं उसके पीछे पर्पज़ यही होता है। ओके, चलिए अब कनेक्शन देख लेते हैं, कौन कौन से कनेक्शन कैसे करने। कनेक्शन हमें कुछ नहीं करना। देखिए, सिंपली सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। 3 आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स हैं। 3 इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, यानी कि एक है बैटरी एलिमिनेटर, एक है लेक्लांसे सेल और एक है डैनियल सेल। 3 हो गए। ओके, तीनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को, पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि यहाँ पर कार्बन ये पॉजिटिव है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो कनेक्टेड है ये पॉजिटिव है, और बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव। ये तीनों पोटेंशियोमीटर वायर के, इस पोटेंशियोमीटर वायर के एक एंड पर हमें कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर, यहाँ भी कर सकते हैं आप, हमने यहाँ लिया है तो देख लीजिए। ये रहा लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट हो गया, बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्टेड है, ये रहा, और डैनियल सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल उसी पॉइंट पर कनेक्टेड है। तीनों यहाँ पर कनेक्ट कर देने इस पॉइंट पे, और कुछ कनेक्ट नहीं करना है, इसको टाइट कर देना है। अभी ये जो वायर हम कनेक्ट करते हैं इनको किस तरह से कनेक्ट करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। टाइट रखना है स्क्रू को। ओके, उसके बाद देखिए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर से कितनी करंट बाहर आ रही है उसे कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव एंड से जो वायर जा रहा है, ये वायर देखिए कहाँ जा रहा है, ये वायर गया हमारे एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल में, और फिर एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया रियोस्टेट के टर्मिनल के पास, हाई पोटेंशियल इसे कह सकते हैं आप, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। फिर रियोस्टेट का जो दूसरा एंड है ये रहा, ये 1 वे की से कनेक्टेड है, ये देखिए 1 वे की से कनेक्टेड है। उसके बाद दूसरा एंड ऑफ 1 वे की, सेकंड एंड, इज कनेक्टेड एट द नेक्स्ट एंड, सेकंड एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, एलॉय वायर, कांस्टेंट टर्न वायर यहाँ कनेक्टेड है। ये हमारा प्राइमरी सर्किट है। फिर से देख लीजिए, प्राइमरी सर्किट में बैटरी एलिमिनेटर, फिर उसके बाद अमीटर, रियोस्टेट, की, और ये फाइनली यहाँ पर कनेक्टेड है। ये एक लूप में लगे हुए हैं। इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, किसी एमीटर के बाद रियोस्टेट, रियोस्टेट के बाद 1 वे की, या 1 वे की पहले फिर अमीटर फिर रियोस्टेट, ये भी कर सकते हैं एक लूप में। पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन इनका लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लेक्लांसे का पॉजिटिव यहाँ हो गया, नेगेटिव एंड दोनों सेल जिनका कंपेयर ईएमएफ हमें कंपेयर करना है, उन दोनों के नेगेटिव एंड 2 वे की के दोनों एंड से कनेक्टेड होंगे। 2 वे की से देखिए, ये रही जिंक रॉड ऑफ लेक्लांसे, ये कनेक्टेड है यहाँ, और ये वाली रॉड को हम डालें, जब रीडिंग लेंगे तब हम इसको पुट कर देंगे इसके अंदर। सॉल्यूशन बना हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं, थोड़ा कम हो गया सॉल्यूशन, आप देख लीजिए ध्यान से किस तरह नज़र आता है, कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर भी आप सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे, और
और यहाँ पर भी सॉल्यूशन बना हुआ है लेक्लांसे सेल में ये अमोनियम क्लोराइड का। ठीक, तो जब इसको हम जिंक को इसमें डालेंगे डैनियल सेल का नेगेटिव एंड बन जाएगा और ये नेगेटिव एंड देखिए यहाँ पर कनेक्टेड है। ओके, चलिए इसको रखे रहने देता हूँ। जब रीडिंग लेनी होगी हम यहाँ से 2 वे की जो की है किसी भी सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा तो लेक्लांसे सेल सर्किट में आ जाएगा और इस की को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूँगा तो डैनियल सेल फिर कांटेक्ट में आ जाएगा। ये डैनियल सेल का वायर है, डैनियल सेल से होके गैल्वेनोमीटर में फिर करंट फ्लो होगी। ये वायर जा रहा है गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस बॉक्स से होते हुए जॉकी से कनेक्टेड है, आप देख चुके हैं। अगर यहाँ पर एक भी की हम कनेक्ट नहीं करेंगे और गैल्वेनोमीटर की जॉकी को वायर में टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट नहीं दिखाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है मिड पॉइंट ऑफ 2 वे की से और इधर उधर दोनों टर्मिनल आपके ब्रेक्ड रहेंगे, टूटे रहेंगे ये, तो फिर कोई करंट गैल्वेनोमीटर से होके फ्लो नहीं होगी, सिर्फ इधर फ्लो होती रहेगी बैटरी एलिमिनेटर के एम्पियर मीटर में। चलिए, ये सारा सर्किट जब हमारा बन जाता है तो देखिए उसके बाद आपका सारा काम आसान हो जाता है। ये सब आपने देख लिया। जिंक रॉड भी देखिए कितनी शानदार लगती है एक्सपेरिमेंट से पहले, और जैसे जैसे इसको आप यूज़ करते जाते हैं वैसे वैसे इतनी ख़राब सी हो जाती है, रस्टिंग सी हो जाती है इसके ऊपर, है ना। और ये ड्राई भी हो जाता है, कॉपर सल्फेट भी बाहर आ जाता है, इधर से अमोनियम क्लोराइड भी ड्राई फॉर्म में बाहर आ जाता है। ओके, चलिए अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो बैटरी एलिमिनेटर है, ये जो की आपको साथ में दी हुई है, कहीं कहीं पर नॉब वाला बैटरी एलिमिनेटर होता है, कहीं पर ये की है। इस की हेल्प से ये मैंने पहले बताया आपको 2 वोल्ट में लगाएंगे, 2 वोल्ट यहाँ से बाहर आएगा, 4 वोल्ट आएगा, 6, 8, 10, 12 आएगा मैक्सिमम। 12 वोल्ट तक का जो वोल्टेज होता है ह्यूमन बॉडी के लिए सेंसिबल होता है, आपको झटका नहीं लगेगा करंट का, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेबोरेटरी में 12 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई पे काम नहीं होता है। ओके, डायरेक्ट सप्लाई से आप कोई भी काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट सप्लाई से बस बैटरी एलिमिनेटर में जाएगा। और इस बैटरी एलिमिनेटर के अंदर आप जानते ही हैं कौन लगा होगा, ट्रांसफार्मर, जो S220 वोल्ट सप्लाई को कन्वर्ट करके हमें 2, 4, 6 जितनी हमें चाहिए उतनी हम ले सकते हैं यहाँ से। चलिए, मैं इसको यहाँ पर फ़िलहाल 6 वोल्ट में लगा दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें आपका एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले 6 वोल्ट यहाँ पर आपने सेट कर लिया एक वोल्टेज, उस वोल्टेज को आपको चेंज नहीं करना क्योंकि रियोस्टेट लगा है। 6 को हम 5, 4 जितना हम चाहें उसके हिसाब से करंट यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है, मैं अमीटर में एक करंट सेट कर लेनी है, उस सेट करंट पर आपको L1 L2 दोनों चेक कर लेने। कैसे करेंगे देखिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ से सर्किट ऑन करेंगे, ये ऑन हो गया। ऑन करने के बाद आपको यहाँ एलिमिनेटर ऑन कर लेना है, ऑन हो गया। ये 6 वोल्ट देखिए चालू हो गया। ये 6 वोल्ट के अकॉर्डिंग एमीटर में आप देखिए यहाँ पर करंट कुछ शो हो रही है। ऑफ़ कर देता हूँ एक बार, ये देखिए ऑफ़ किया मैंने, करंट बंद हो गई है मीटर से। ये आ गया आपका ऑन कर लिया हमने, यहाँ पर करंट आ रही है, कुछ करंट शो हो रही है, जितनी भी शो हो रही है। और ये रियोस्टेट पे एक वैल्यू है, रियोस्टेट को आप जब डिस्प्लेस करेंगे तो करंट की वैल्यू देखिए चेंज होगी। ये देखिए करंट बढ़ रही है क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो रहा है। कैसे काम करता है रियोस्टेट आप जानते हैं, यहाँ पर टर्न दिए हुए हैं बहुत सारे, उनका एक एंड यहाँ पर है और दूसरा एंड ये जो आप देख रहे हैं इसमें इस तरह से कनेक्टेड रहता है। ये मेटल का पीस है, यहाँ से चली जाती है करंट यहाँ और इसके थ्रू आगे बढ़ जाती है। तो जितने वायर यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे उतने वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पर काउंट में आएगा और उसके अकॉर्डिंग इस रियोस्टेट के थ्रू करंट फ्लो होगी। तो जितने ज़्यादा टर्न होंगे लेंथ बढ़ेगी वायर की, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट कम हो जाएगी। जितना आप इसे इधर करते जाएंगे टर्न जो है काउंटिंग में कम आने लगेंगे, कम जगह में कम टर्न आएंगे और करंट बढ़ेगी। देख लीजिए आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने ऑन कर रखा है, अभी करंट काफ़ी हाई है और टर्न सबसे कम लिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मेटल की स्ट्रिप कनेक्टेड है। अब जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा यहाँ पर करंट की वैल्यू एमीटर में कम होने लगेगी। ये देखिए हो रही है कम, जैसे जैसे आगे जाता जाएगा ये कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टर्न है रियोस्टेट के जो काउंटिंग में आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी लेंथ बढ़ती जा रही है। एक टर्न की 1 मीटर है तो 2 टर्न की 2, 3, 4, 5 ऐसे लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट की वैल्यू कम होने लगेगी। फ़िलहाल हमने करंट यहाँ से फ़्लो करानी है, ये करंट मैंने यहाँ से भेज दिया है, फिक्स करंट। चलिए बीच में रख लेता हूँ इसे। ये करंट है हमारी, अब इसको भूल जाइए, ये हमारा मेन सर्किट बन गया। उसके बाद आगे आ जाते हैं लेक्लांसे हमारा पहला सेल है तो मैं फर्स्ट की को इन करता हूँ। ये फर्स्ट की यहाँ लगा देनी है, ये लग गई। अब देखिए क्या काम करना है आपको, इस जॉकी को उठाना है,
जॉकी को उठाने के बाद यहाँ से मैंने 500 ओम बाहर निकाल देता हूँ रेजिस्टेंस बॉक्स से। इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है कैलकुलेशन में। ये रेजिस्टेंस बॉक्स बस गैल्वेनोमीटर से जो करंट आएगी फ्लो होगी। जैसे ही जॉकी को हम यहाँ पर टच करेंगे वायर में, ये देखिए मैं वायर में टच करूँगा और गैल्वेनोमीटर में कुछ शो होगा करंट, ये देखिए शो हो रही है, इस तरह ये शो होगी। इस करंट को कंट्रोल करता है बस ये रेजिस्टेंस बॉक्स का ये काम है। कभी भी आप गैल्वेनोमीटर का कोई भी एक्सपेरिमेंट करें उसके आगे नेगेटिव एंड से एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा सकते हैं और उससे रेजिस्टेंस लगा के करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है। हीट प्रोड्यूस हो जाएगी उसमें और जो हाई करंट फ्लो होगी उसके अकॉर्डिंग वो डैमेज हो सकता है, परमानेंटली उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ओके, अब लेक्लांचे सेल लग चुका है। सर्किट देखते हैं आपका सही है या नहीं। सही है या नहीं के लिए जो आपका पोटेंशियोमीटर वायर है आपको वहाँ पर फोकस करना है, दोनों एंड्स पर पोटेंशियोमीटर वायर के, और गैल्वेनोमीटर को देखना है। ये देखिए एक एंड पर आप जब टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में एक तरफ करंट शो होना चाहिए, ये देखिए ये एक तरफ जा रहा है, गैल्वेनोमीटर के ज़ीरो से एक तरफ करंट जा रहा है। ये मैंने जॉकी को उठा लिया फिर वापस लगाया, ये देखिए एक तरफ जा रहा है। इसी तरह यहाँ से हटा के जब आप दूसरे एंड पर लगाएंगे जॉकी को तो गैल्वेनोमीटर में ये करंट दूसरी तरफ जाना चाहिए, तभी आपका सर्किट सही है। अभी देखिए मैंने उठा रखा है, जैसे ही मैं टच कराऊंगा ये आराम से टच कराना है, ये देखिए दूसरी तरफ जा रहा है, यानी कि आपका सर्किट बिल्कुल सही है। अगर दोनों पॉइंट्स में करंट एक बार एक तरफ और दूसरी बार दूसरी तरफ जाता है तो इसका मतलब साफ है इस 400 सेंटीमीटर के वायर में, 400 सेंटीमीटर के वायर में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट रहेगा जब गैल्वेनोमीटर की निडल इस तरह से ज़ीरो पे आके सेट हो जाएगी। भाई जब भी तो एक तरफ एक जा रही है दूसरी तरफ ऐसे जा रही है तो बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा ना, तभी तो ऐसे से ऐसे गई होगी। ये वाली चीज़ आपको देखनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप दोनों एंड पर लगाएंगे और एक ही तरफ दिखाएगा। ऐसा कब होगा? जब केवल एक ही डायरेक्शन से करंट आ रही हो। अभी इसमें देखिए बैलेंसिंग लेंथ तो आप बड़ी आसानी से ढूंढ लेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब टच कराने पर बैटरी एलिमिनेटर से जो करंट आ रही है उसकी करंट गैल्वेनोमीटर दिखा रहा है या सेल से करंट दिखा रहा है। गैल्वेनोमीटर दोनों करंट को दिखा रहा है बैटरी एलिमिनेटर की करंट को भी दिखा रहा है और सेल की करंट को भी दिखा रहा है। तो कब ये कौन सी करंट को दिखा रहा है? देखिए पोटेंशियोमीटर में हमने देखा है जो वायर है, वायर पोटेंशियोमीटर से आने वाली, बैटरी एलिमिनेटर से आने वाली करंट को दिखाएगा। जितना ज़्यादा आप वायर लेंगे, गैल्वेनोमीटर तो एक ही है, गैल्वेनोमीटर में दोनों तरह की करंट आ सकती है। अब जिसका वोल्टेज जब ज़्यादा होगा गैल्वेनोमीटर उसी डायरेक्शन में करंट को दिखा देगा। तो अगर आपने वायर का काउंटिंग लिया सिर्फ इतना सा, ये इतना छोटा वायर यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये वायर लिया आपने इतना, यानी कि बैटरी एलिमिनेटर से जो 6 वोल्ट के अकॉर्डिंग आपने करंट सेट करके वोल्टेज लिया है, 6 से कम ही होगा ये, मान लीजिए 4 से 5 के बीच में होगा, ये जितना भी होगा 6 से कम है, कंट्रोल कर लिया है रियोस्टेट की हेल्प से। तो सपोज़ कि वो 4.5 वोल्ट है, तो उस 4.5 वोल्ट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे पे है। आप यहाँ टच कराएंगे किस कंडीशन में? फुल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर इसके अकॉर्डिंग जो दिखा रहा है, जो राइट साइड में दिखा रहा है डायरेक्शन, यानी कि ये डायरेक्शन यहाँ टच कराने पर ये बैटरी एलिमिनेटर से आने वाली करंट फ्लो यहाँ पे हो रही है। जब हम यहाँ पे फ्लो टच कराते हैं ऊपर, उस कंडीशन में देखिए डायरेक्शन दूसरी तरफ है। इस कंडीशन में जो करंट गैल्वेनोमीटर से होके जा रही है, ये करंट लेक्लांचे सेल से होके आने वाली करंट है। लेक्लांचे सेल से होके आने वाली करंट है। लेक्लांचे सेल और डैनियल सेल ये दोनों फिक्स वोल्टेज वाले हैं, फिक्स ईएमएफ वाले हैं। ये अपने ईएमएफ को चेंज नहीं करेंगे पूरे एक्सपेरिमेंट में। बस वायर की जो लेंथ हम काउंटिंग में लेते हैं, कभी हम जॉकी को यहाँ लगाते हैं, कभी हम यहाँ लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज ये दिखाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बैटरी एलिमिनेटर की वोल्टेज में हम यहाँ से वेरिएशन करवाते हैं। ठीक है, ये आपने पोटेंशियोमीटर में भी सीखा हुआ है। यानी कि अगर आपने 6 वोल्ट वहाँ से दिया हुआ है तो वो 6 वोल्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 6 वोल्ट पे है और ये 0 वोल्ट पे है। यानी कि 400 सेंटीमीटर वायर में 6 वोल्ट बटा हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगा के आप देख सकते हैं, ये वाली चीज़ है। तो इस तरह से ये आपका होता है। अब देखिए, आप समझ गए गैल्वेनोमीटर कब कौन सी करंट दिखा रहा है? जब आप यहाँ पर लगाएंगे सेल की करंट दिखा रहा है, जब आप यहाँ लगाएंगे वायर पूरा आपने काउंटिंग में ले लिया,
पोटेंशियोमीटर वायर का, ये बैटरी एलिमिनेटर की करंट को दिखाएगा, डायरेक्शन को दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन को। ओके, तो बीच में आपको बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढना है। अब देखिए, एक कंडीशन मैंने कहा था कि दोनों तरफ लगाने पर एक ही तरफ दिखाएगा, दोनों पॉइंट्स पर लगाने पर एक ही तरफ दिखाएगा, वो भी देख लीजिए कैसे होता है। मैं यहाँ से बैटरी एलिमिनेटर को ऑफ़ कर देता हूँ, ये मैंने ऑफ़ कर दिया। देखिए, अब जब मैंने बैटरी एलिमिनेटर यहाँ से ऑफ़ कर दिया है तो इस वायर के अंदर करंट केवल गैल्वेनोमीटर के थ्रू ये सर्किट से जाएगी, लेक्लांसे सेल से गैल्वेनोमीटर से इस तरह से जाएगी। पॉजिटिव एंड तो इस लेक्लांसे का यहाँ पे कनेक्टेड है ना, और नेगेटिव आपके हाथ में है। ये देखिए, आप कहीं भी लगा लीजिए, एक ही तरफ गैल्वेनोमीटर 0 के दिखाएगा बस। ये देखिए, एक तरफ जा रहा है, देख रहे हैं ना, लेफ़्ट साइड में। दूसरी तरफ मैंने लगाया तब भी लेफ़्ट साइड में, कहीं भी आप लगा लीजिए एक ही तरफ दिखाएगा, ये कंडीशन है। तो कभी भी, कई बार ऐसा होता है कि आप ध्यान नहीं देते और आपका जो लेक्लांसे सेल का वोल्टेज बैटरी एलिमिनेटर से आने वाली वोल्टेज से ज़्यादा अगर है इस कंडीशन में, तो भी आपका लेक्लांस, किसी बैटरी एलिमिनेटर को आपने ऑन भी कर रखा है तो भी एक ही तरफ दिखाएगा, एक ही तरफ दिखाएगा। ठीक है, इसलिए बैटरी एलिमिनेटर का जो वोल्टेज है वो दोनों सेल की वोल्टेज से ज़्यादा रखना है आपको। ये कैसे रखेंगे? लेक्लांसे सेल की वोल्टेज 2 वोल्ट से ज़्यादा हो ही नहीं पाती है, और डैनियल सेल भी मैक्सिमम 1.8 वोल्ट तक होता है। इसलिए हम जो है अपने बैटरी एलिमिनेटर में, देखिए 2 वोल्ट से शुरू होता है बैटरी एलिमिनेटर। 2 वोल्ट भी अगर आप रखेंगे, रियोस्टेट नहीं लगाएंगे, तो 2 वोल्ट इन दोनों सेल से इंडिविजुअली बड़ी होगी, बड़ी ही रखनी है आपको, तभी बैलेंसिंग हो पाएगी। भाई जब बड़ी होगी तभी तो बीच में कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर कम लेंथ के लिए कम वोल्टेज बैटरी एलिमिनेटर की एप्लीकेबल होगी और वो इसको ईएमएफ को बैलेंस कर लेगी, है ना। देखिए अब क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ से आपने चेक किया, ये लगाया, एक तरफ जा रहा है, गैल्वेनोमीटर को देखना है आपको, ये देखिए ये दूसरी तरफ जा रहा है। ओके, अब आपको यहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढ लेना है, बीच में कहीं भी स्लाइड कराते हुए जाना है। देखिए इस तरह से चलते जाना है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जैसे जैसे आप जाते जाएंगे कहीं ना कहीं आपको बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी। ये देखिए बैलेंसिंग लेंथ मेरी आ गई, एग्जैक्ट 0 के सामने होना चाहिए वायर, टच कराए। ये नहीं कि आपने उठा लिया वायर को ऐसे उठा के और यहाँ 0 देख के कहीं भी मत लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं करना, टच करा के रखना है, टच रहना चाहिए। ये यहाँ पर आ रही है, देखिए ये बस यहाँ पकड़ के रखना है जॉकी को, और जॉकी के जो शार्प एज है उसके सामने जो रीडिंग है उसे रीड कर लेना है। कितनी रीडिंग है देखिए, देख सकते हैं। ये देखिए वायर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले से पॉजिटिव से जिससे कनेक्टेड है 100 सेंटीमीटर वो हो गया। 100 के बाद उधर से घूम के आ रहा है वायर स्नेक वाइज, तो ये कितनी लेंथ हो गई 100, और उसके नीचे है देखिए, ये मैं रीड करता हूँ यहाँ से। जितना अच्छा आप रीड करेंगे उतना बढ़िया आपकी कैलकुलेशन मानी जाएगी। मैं ऊपर से दिखा देता हूँ बिल्कुल आपको, देखिए ये रहा। एक स्केल भी इसके सामने आप लगा सकते हैं जिससे आपका एग्जैक्ट वो पॉइंट आ जाए। यही सोर्स ऑफ एरर भी होते हैं, है ना। प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग आपकी ठीक से रीड करें आप। तो कितनी रीडिंग है, ये आ रही है 128.8 100 सेंटीमीटर तरह से आया, फिर घूम के 1 2 3 4 ऐसे करते करते 28 के सामने है। देखिए 20 to 29 बहुत ही पास है, 28.8। सो 128.8 बैलेंसिंग लेंथ हमारी फर्स्ट सेल की हो गई। इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे, मैंने टेबल जो बना के रखी हुई है 128.8 सेंटीमीटर्स में है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसे बाद में हम देखेंगे। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, इस की को यहाँ से निकाल देना है और दूसरे सेल के साथ लगा देना है, डैनियल के साथ, और फिर से यही काम करना है। कनेक्शन चेक कर लेना है सबसे पहले। ये देखिए एक तरफ जा रहा है, पूरा जाए ना जाए वो डिपेंड करता है अपने रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस निकाला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये दिखाएगा आपको। ये
ये दूसरी तरफ जा रहा है, देखिए। आप चाहें तो बीच में यहाँ से रेजिस्टेंस को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ गैल्वेनोमीटर से आने वाली करंट को कंट्रोल कर रहा है। ये देखिए डैनियल सेल के लिए गैल्वेनोमीटर में एक तरफ डिफ्लेक्शन, देखिए कम डिफ्लेक्शन जा रहा है लेकिन जा रहा है। ये डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने कितनी की निकाली हुई है। और डैनियल सेल काफ़ी कम वोल्टेज का लग रहा है, इसीलिए इतनी कम दिखा रहा है ये वोल्टेज। तो आप चाहें तो यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू से रेजिस्टेंस को कम करके गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट को बढ़ा भी सकते हैं। देखिए मैंने 500 हटा दिया और 200 ओम निकाल दिया यहाँ से। अब देखेंगे ये सेल की करंट बढ़ जाएगी थोड़ी, देखिए फुल डिफ्लेक्शन हो गया। और ये तो बैटरी एलिमिनेटर से आ ही रही है पहले। अब यहाँ पर आप अपना बैलेंसिंग लेंथ ढूंढ लीजिए। काफ़ी कम वोल्टेज है तो पहले वाले से लेंथ मान के चलते हैं कि शायद कम मिले आपको। पहले जो लेक्लांचे सेल का वोल्टेज था वो शायद थोड़ा ज़्यादा था। जितना हाई वोल्टेज होगा जिस भी सेल का, उतनी बड़ी उसकी बैलेंसिंग लेंथ आएगी, और जितना कम होगा उतनी कम आएगी भाई। ओह देखिए डैनियल सेल की तो बहुत ही कम आ रही है, यानी ये बहुत कम वोल्टेज का डैनियल सेल है। देख रहे हैं, सिर्फ यहीं तक में आ गई है इसकी वैल्यू, बहुत कम वोल्टेज है। इंडिविजुअली आप वोल्टमीटर की हेल्प से देख भी सकते हैं कितनी कितनी वोल्टेज दोनों से मिल रही है। ये ज़ीरो के सामने आपको एग्जैक्ट रखना है। ये देखिए ये हो गया फिक्स, ज़ीरो के ठीक सामने है। और नीडल से हम पढ़ लेते हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको कितना है। ये है बहुत कम लेंथ है, ये 32.7 है। हाँ 32.7 बहुत कम है। कोई बात नहीं, हो सकती है, आपको घबराना नहीं। जितनी कम से कम वोल्टेज होगी उतनी लेंथ कम होगी, जितनी हाई वोल्टेज होगी बैलेंसिंग लेंथ उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ये बात आपने पोटेंशियोमीटर में देखी हुई है। ये है पूरा पोटेंशियोमीटर सेटअप, और ये रहा मैं जो आपको बता रहा हूँ। ओके, आराम से करिए, कोई टेंशन नहीं। एक बार आप सीख जाएंगे फिर जल्दी जल्दी करिए। उसके बाद इस तरह से आपको इशारा करना होता है। ये बैलेंसिंग लेंथ आपको मिल जाएंगी। और रीडिंग लेनी है आप और ले लीजिए रीडिंग। चलिए एक आध और रीडिंग ले लेते हैं। रियोस्टेट से करंट को चेंज करते हैं। ये करंट अभी इतनी थी, देखिए शुरू से लेकर एंड तक की करंट वैसी ही है। अब इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ी बढ़ा दी मैंने करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ से कम कर रहा हूँ तो करंट बढ़ रही है। 6 वोल्ट है यहाँ, और इतनी करंट हमने एमीटर में की हेल्प से यहाँ पर मेन सर्किट में दी है। अब बैलेंसिंग लेंथ लेते हैं। चलिए पहले डैनियल की निकाल लेते हैं। कम ही आने वाली है भाई, ये तो कम वोल्टेज है इसकी खुद की। बस ये है कि लेकिन चेंज हो जाएगी अब की बार। देखिए और भी कम आ रही है। अब ये आ रही है 22.7, 23 थोड़ी पीछे है, 22.7। और लेक्लांचे के लिए देखते हैं। लेक्लांचे लगा दिया अब हमने, एक तरफ ये दूसरी तरफ। क्या लगता है पहले कितनी लेंथ आई थी उससे ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी बैलेंसिंग लेंथ? इसकी भी कम हो जाएगी। पहले कितनी मिली थी? 128.8। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितनी मिल रही है। ये देखिए काफ़ी कम हो रही है, ये रही। बैटरी एलिमिनेटर जितनी वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे उतनी ये जो वोल्टेज बैलेंसिंग लेंथ वाली लेंथ है, ये लेंथ आपको कम से कम मिलती जाएगी। ये देखिए ये एकदम एज पे आ गई। ऊपर भी चेक कर लेते हैं। बस यही है, यहाँ भी लगा के देख लेते हैं थर्ड वायर पे।
कितनी करंट है, ये है बैलेंसिंग लेंथ, कितनी आ रही है लेंथ देखिए 105। ऐसा क्यों हो रहा है कि बैटरी एलिमिनेटर से जब आपने करंट ज़्यादा दी, वोल्टेज ज़्यादा यहाँ से अलाउ कराई सर्किट में, तो बैलेंसिंग लेंथ कम हो गई। अरे भाई सिंपल है, मान लीजिए पहले पोटेंशियोमीटर की जो वोल्टेज आपने दी थी, भाई ये दोनों तो चेंज नहीं हो रहे ना, अपनी वैल्यू तो फिक्स है। मान के चलिए कि ये है 1 ओम, सॉरी मान के चलिए कि लेग्रांज सेल है 2 वोल्ट का और ये है 1 वोल्ट का। 2 वोल्ट 1 वोल्ट तो फिक्स है, यहाँ से आप कितनी भी वोल्टेज भेज दो। अगर आपने यहाँ से वोल्टेज भेजी है 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट 400 सेंटीमीटर में डिवाइडेड है, तो हर 100 सेंटीमीटर में कितनी वोल्टेज दिखाएगा, 4 वोल्ट, सॉरी 1 वोल्ट, है ना। तो यानी कि 100 सेंटीमीटर 1 वोल्ट को बैलेंस करेगी, और यह है कितने का, 2 वोल्ट का। तो कितनी लेंथ लग जाएगी, ऑलमोस्ट डबल लेंथ, यानी 200 सेंटीमीटर के आसपास आपकी बैलेंसिंग लेंथ आएगी उस केस में। ठीक है, अब इसी चीज़ को देखिए कि हमने 4 की जगह यहाँ से कर दिया 8 वोल्ट, सपोज करेंगे नहीं, सपोज कर दिया 8, तो 8 वोल्ट हम बैटरी एलिमेंटर से दे रहे हैं कितने वायर में, 1 2 3 4 वायर में, तो फिक्स है। तो 4 वायर में अगर 8 वोल्ट बटा, तो फिर अब की बार 100 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज जाएगा, हर 100 सेंटीमीटर में 2 वोल्ट जाएगा ना। यानी कि अगर आप 100 सेंटीमीटर पे जॉकी टच कराओगे तो वो कितनी वोल्टेज काउंट में लेगा, 100 सेंटीमीटर की वोल्टेज, और है कितनी टोटल वोल्टेज 8, तो 8 वोल्ट 4 भागों में बट रही है, 4 पार्ट्स में, तो 4 पार्ट करेंगे तो कितने होंगे, 2 वोल्ट के होंगे ना 100 सेंटीमीटर के। तो अब की बार जो 2 वोल्ट इसको बैलेंस करना है, वो 2 वोल्ट इसे बैलेंसिंग लेंथ 200 सेंटीमीटर जो पहले मिल रहा था उससे आधे पे ही मिल जाएगा। यहाँ पे टच करेंगे पहले ही वायर के लास्ट एंड पे और मिल जाएगा। इसी तरह डैनियल में देख लो, ये 1 वोल्ट का था, अगर आपने यहाँ से 4 वोल्ट दिया, 4 वोल्ट देने से 4 वायर में 4 वोल्ट सेट हो गया, सिंगल वायर का 1 वोल्ट हो गया। तो यहीं पर आप लगाएंगे एक ही वायर पे, तो 1 वोल्ट डैनियल सेल के लिए बैलेंस हो जाएगा। एलिमिनेटर से 1 वोल्ट आ जाएगा, इसका भी 1 वोल्ट फिक्स है डैनियल का, है ना। इसी तरह आपने इस एलिमिनेटर से 4 की जगह किया 8, तो फिर 1 वोल्ट कितनी लेंथ में मिलेगा, कम लेंथ में मिलेगा ना, है कि नहीं भाई। सिंगल फुल वायर अब की बार 100 सेंटीमीटर कितना वोल्ट देगा आपको, 2 वोल्ट। हमें चाहिए कितना बैलेंस करने के लिए डैनियल का, 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट आधी में ही मिल जाएगा। इसलिए बैटरी एलिमिनेटर की जितनी भी वोल्टेज आप हाई करेंगे, हाई जितनी ज़्यादा हाई रखेंगे, इन सेल्स की बैलेंसिंग लेंथ आपको कम से कम मिलने वाली, कम मिलती जाएगी। और यहाँ से वोल्टेज आप करते जाएंगे कम और ज़्यादा। किसके लिए, एक रीडिंग आपने ली, उस रीडिंग से आपने वोल्टेज कम कर दी, तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएंगी, दोनों की बढ़ जाएंगी। एक रीडिंग आपने ली, अगली रीडिंग में आपने बैटरी एलिमिनेटर की वोल्टेज को बढ़ा दिया, जैसा भी हमने किया था, करंट को बढ़ाया तो वोल्टेज भी बढ़ गई ना, आई प्रोपोर्शनल टू वी, तो वोल्टेज बढ़ गई, बैलेंसिंग लेंथ कम हो गई। देख लो, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक और रीडिंग। आप 3rd वाली रीडिंग देखो, यहाँ से आपने ऑन करना है, एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद अब की बार करंट को देखो, मैं पहले अभी बढ़ाया था, अब कम कर देता हूँ, पहले से भी कम कर देता हूँ। पहले आधे पे रखा था रियोस्टेट को, अब और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ये देखो करंट कम हो गई। जब ये करंट कम हो गई, यानी कि करंट कम होने का मतलब बैटरी एलिमिनेटर की वोल्टेज कम हो गई। तो लेग्रांज सेल में देखो क्या होगा, वो रहा गैल्वेनोमीटर, ये एक तरफ, ये दूसरी तरफ, है ना। तो पहले सबसे पहले वाली रीडिंग 128 थी, अब ये 128 से ज़्यादा हो जानी चाहिए बैलेंसिंग लेंथ अब की बार। देख रहे हैं ना, ये हमारी जॉकी चल रही है, ये 0 के पास जा रहे हैं हम, ये देखिए 0 मिल गया, थोड़ा सा और, ये वैल्यू है, कितनी आ गई 199। ये देखिए वायर घूम के दूसरे वायर पे हूँ मैं, तो 100 सेंटीमीटर का, फिर उधर से घूम के आया 199 सेंटीमीटर हो गया।
डेनियल में देखो, डेनियल लगा दिया। डेनियल लगाने के बाद क्या होगा, डेनियल की जो फर्स्ट लेंथ है 32.7 थी फर्स्ट वाली, अब उससे ज़्यादा हो जाएगी। पहले अपना कनेक्शन चेक कर लो, हर बार कनेक्शन ज़रूर चेक कर लें। ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका काम आसान होगा और आपको इजी लगेगा करने में, आराम से आपको करना है। देखिए ये 0 पे आ गए हम, एग्जैक्ट 0 है, एकदम सामने से आपने देखना है। ये रहा, और प्रिसाइज कर लेते हैं, थोड़ा और सही करते हैं, ये आ जाएगी, ये बिल्कुल सही है। ये कितनी है रीडिंग देख रहे हैं, 42 से 43 के बीच में आ रही है, 42 के थोड़ा ही आगे है। ये देखिए 42, हाँ हाफ से थोड़ा आगे है, 42.8 लग रही है, ये 42.8 पहले से बढ़ गई ना। बस इनके बिहाफ पे हम अपना जो है रीडिंग के बिहाफ पे अपना रेशियोज़ ले लेंगे और फिर उन रेशियोज़ का एवरेज ले लेंगे, तो हमारा सबसे आसान, सबसे बढ़िया रिज़ल्ट हमारा पोटेंशियोमीटर का आ जाएगा। जब ये सारा काम आपका हो जाए तो कैलकुलेशन के लिए आपको ब्लैंक पेज यूज़ करना है। कैलकुलेशन के लिए ब्लैंक पेज पर आपको कैलकुलेशन करनी है। उसमें जैसे आपके जो 3 रीडिंग्स आपने निकाली थी, तो केस 1 में E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2 टेबल में देख लीजिए, मेरे ख्याल से 128.8 था और डिवाइडेड बाई L2 की वैल्यू 32.7। ये वैल्यू आपकी L1 L2 फर्स्ट आपका रीडिंग थी, फर्स्ट कांस्टेंट करंट पे। इसी तरह से सारे लिख लेंगे अपनी टेबल में देखकर। यहाँ पर मेरे ख्याल से था 105 डिवाइडेड बाई 22/7 और यहाँ पर था आपका 199 डिवाइडेड बाई 42.8। ये तीनों वैल्यूज आपको लिख लेनी है, उसके बाद इनको कैलकुलेट कर लेना है और कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी उसे यहाँ पर आगे लिख लेना है। वो आपकी फर्स्ट सेट ऑफ रीडिंग के अकॉर्डिंग E1/E2 जो आप कंपेयर कर रहे थे पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके, 2 सेल्स के EMF का जो रेशियो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.938 जो अप्रॉक्सीमेटली है 3.94, राउंड ऑफ कर दिया सेकंड प्लेस पर। इसी तरह से जो ये वाली वैल्यू है इसको भी आप कर लेंगे। इसी तरह से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4.625, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसे, और 4 ये राउंड ऑफ करने पे हो जाएगा 4.63। कोई रेशियो, कोई यूनिट यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि दोनों ही EMF हैं, दोनों ही लेंथ के रेशियो हैं, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इसका भी देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये मिलेगा आपको 4.649। इसको भी आप राउंड ऑफ कर लेंगे सेकंड प्लेस पर, तो ये हो गया आपका 4.65। ये आपके 3 अलग अलग सेट के अकॉर्डिंग E1/E2 में 3.94, यहाँ पर 4.63 और इसमें 4.65। तो आप देख रहे हैं ये वाली जो दोनों वैल्यू है काफ़ी क्लोज आई हैं एक दूसरे के, ये थोड़ी सी दूर आई है, हो सकता है इसमें कुछ एरर रहा हो। ओके, अब इन तीनों में से कौन सी रीडिंग हमारी सबसे बेस्ट है? सबसे बेस्ट तो कोई नहीं है, तीनों का एवरेज हम ले लेंगे, वो एवरेज सबसे प्रिसाइज होगा हमारे इन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग। तो मीन E1/E2, इन तीनों E1/E2 का मीन, इन तीनों वैल्यूज का मीन, तीनों को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। मीन लिखने का तरीका 2 तरह से मैंने लिख दिया है। इस तरह भी अगर आप किसी चीज़ को लिखते हैं, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू के बीच में E1/E2 है, इसका मतलब भी है कि जो वैल्यू बीच में है इसकी मीन वैल्यू है ये। ओके, तो तीनों को हम ले लेते हैं। फर्स्ट इज 3.94, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके आपको मिलेगा ये 4.40 वैल्यू आपकी फाइनल हो जाएगी। इस वैल्यू को आपने जो अपना ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद हेडिंग डाला है रिजल्ट, उस रिजल्ट में है कि द रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द 2 गिवन प्राइमरी सेल E1/E2, उस E1/E2 की जगह पर जहाँ डैश लगा के आपने छोड़ा हुआ है, इस वैल्यू का वहाँ पर लिखेंगे। यहाँ जाके आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा खत्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो स्टेप्स होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, वो कुछ 6-7 स्टेप्स हैं, उनको देख लीजिए।
वो हमेशा इसी तरह से आपको अपनी लैब मैनुअल मेंटेन करनी है। सबसे पहला होता है आपका एम, आपको करना क्या है। फिर एम के बाद आता है उसमें क्या एपरेटस आप यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको चाहिए उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट आप लगा रहे हैं, दैट इज एपरेटस। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है कोई थ्योरी या फिर प्रिंसिपल उसमें अगर है तो उसके बारे में आपको दिखाना होता है। और फिर फोर्थ नंबर पर आता है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अगर आप उसमें यूज़ कर रहे हैं तो वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यूज्ड। फिर आता है नंबर 5 पर आपका फॉर्मूला यूज के बाद आता है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, कि जो भी आप रीडिंग लेने वाले हैं उस एक्सपेरिमेंट की जो एम आपको यहाँ मिला है उसकी ऑब्जर्वेशन टेबल कैसी होनी चाहिए, वो ऑब्जर्वेशन आपको डिज़ाइन करनी है। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद क्या रिजल्ट आपके पास आने वाला है, ये आपके पास होता है। और फाइनल लास्ट नंबर पे आ जाता है आपका 7th नंबर पे आ जाता है प्रिकॉशंस। कम से कम 3 से 4 प्रिकॉशन आप हमेशा लिखिए, 2 तो मिनिमम लिखिए ही लिखिए प्रिकॉशंस। ओके, तो ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स हैं। किसी किसी एक्सपेरिमेंट में थ्योरी प्रिंसिपल नहीं होता तो एक कम हो जाएगा, किसी किसी एक्सपेरिमेंट में फॉर्मूला नहीं यूज़ होता, खाली थ्योरी प्रिंसिपल ही यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ये वाला केस कैंसिल हो जाता है, तो बाकी बचे रहते हैं। ये आपके लाइनिंग पेजेस में सारी चीज़ें चलेंगी। जो आपकी लैब मैनुअल है उस लैब मैनुअल में, लैब मैनुअल जो आप बनाते हैं उस लैब मैनुअल में एक तरफ आपका ये ऐसे रहता है, ये है ब्लैंक पेज और ये है आपका लाइनिंग वाला पेज। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं 7 के 7 ये सब आपके लाइनिंग वाले पेज में रहेंगे। इस तरफ मैक्स टू मैक्स 2 से 3 पेज से ज़्यादा आपका फिल नहीं होगा, इतना कम काम होता है। प्रोसीजर आपको नहीं लिखना है 11 12 में, प्रोसीजर आप 9th में 10th में स्टेप्स, क्लास 10th में 9th में ज्योमेट्री में आप लिख चुके हैं। स्टेप्स 1 वी हैव ड्रॉन द लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, देन वी हैव प्लेस्ड 2 पॉइंट्स A and B, व्हेन वी मेड वी हैव जस्ट ड्रॉन एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर और व्हाटएवर। तो ये सारा काम हमें यहाँ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा प्रोसीजर, बिकॉज वी नो हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। सो फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारे ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, इसलिए प्रोसीजर ऐसे काइंड लिखने का फिजिक्स में कोई मतलब नहीं है कि आपको बस पेज भरने, ये काम आपको नहीं करना, टू दी पॉइंट आपको काम करना है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है, ऑब्जर्वेशन टेबल को आप यहाँ भी बना सकते हैं लाइनिंग पेजेस में और ब्लैंक पेज पर भी बना सकते हैं। ब्लैंक पेज पर आपकी आती हैं 3 चीज़ें, एक होता है ब्लैंक पेज में जो भी डायग्राम उस एक्सपेरिमेंट में यूज़ हो रहा है, ब्लॉक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, वो यहाँ आ जाएगा। और जो ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ बनाए हुए हैं उन ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशंस वो आपको यहाँ दिखानी है, कैलकुलेशन यहाँ दिखानी होती है। और कैलकुलेशन के बाद अगर उस एक्सपेरिमेंट में कोई ग्राफ अगर है तो वो ग्राफ पेज पर ड्रॉ करके फिर उस ग्राफ पेज को यहाँ पर पेस्ट करना है आपको, वो ग्राफ यहाँ पे लगाना होता है। तो 3 चीज़ें ब्लैंक पेज पे रहती हैं, डायग्राम अगर है, कैलकुलेशन जो कि होगी ही होगी, ऑब्जर्वेशन आप लेंगे उनकी कैलकुलेशन आप करेंगे, और फिर कोई ग्राफ अगर है तो वो ग्राफ यहाँ पेस्ट कर देना पेपर पे बना के, और ग्राफ पेपर पे बना के, और अगर नहीं है तो वो आपका काम कम हो गया। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में कोई ग्राफ नहीं है तो यहाँ पर ग्राफ की वैल्यू कम हो गई। तो इस तरह से आपको काम करना है। ऑब्जर्वेशन टेबल दोनों तरफ बना सकते हैं, जनरली ब्लैंक पेज पर बनाई जाती है, लेकिन ब्लैंक पेज पर इतने सारे रेस्ट्रिक्शन आपके पास है, डायग्राम भी बनाना है, कैलकुलेशन भी दिखाना है। 2 पेज में आपका राइटिंग पर्पस कंप्लीट हो गया तो फिर आपकी ये वाली टेबल के लिए एक एक्स्ट्रा पेज लग जाता है। वो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह बनाते हैं। अगर आप यहाँ पर बनाएं तो उस अपनी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसे प्रॉपर आउटलाइन कर दें, जिससे कि क्लियर दिखाई दे कि क्या ऑब्जर्वेशंस आप उसमें ले रहे हो। इस तरह से आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट को करना है, एम लिखना है, थ्योरी फॉर्मूला प्रिंसिपल लिखना है, ऑपरेटर्स लिखना है, फॉर्मूला बताना है कौन सा है, ऑब्जर्वेशन टेबल, रिजल्ट क्या आने वाला है उसके बारे में लिखना है, और फिर कुछ प्रिकॉशंस उसके अंदर दिखानी है। इस तरह से आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट हो जाता है कंप्लीट। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यू कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।